हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम लोग अब जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, उसके दो मेथड हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, वैल्यू एडिड मेथड और इनकम मेथड। आज बेटा एक मेथड और रह गया है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें बेटा, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। तो बेटा बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कि भाई व्यय विधि के अनुसार जो राष्ट्रीय आय है वो एक वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किया गया खर्च है, आप उसको जोड़ दें तो आपकी राष्ट्रीय आय निकल आती है। जैसे इनकम मेथड में बेटा जितनी इनकम हम लोगों ने जनरेट की ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, उनका सम हमने कर लिया था बेटा। वैल्यू एडिड मेथड में जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट थी उन्होंने जितनी भी वैल्यू ऐड की एक इकोनॉमी में, हमने उन सबको ऐड कर दिया था बेटा। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड में अपने को क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड में एक साल के दौरान हमने फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे जितना भी खर्च किया है उसको हमें सम अप करना है, उसको हमें ऐड करना है और वो कहलाएगा नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें हमें देखना पड़ता है बेटा कि जो गुड्स और सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसकी डिमांड कौन करता है, उसकी डिमांड कौन करता है। तो सबसे पहले उसकी जो डिमांड करता है बेटा उसको कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, उसको कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई बेटा उसकी सबसे पहले डिमांड की जाती है हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, टू सेटिस्फाई देयर ह्यूमन नीड्स, टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। ठीक है, जिसको हमने पहले पढ़ा भी था, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स या फिर सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, या सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। मीन्स वो गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करे। मीन्स फाइनल गुड्स पे जो खर्च करने वाला सेक्टर है वो सबसे पहला सेक्टर हम लोग स्टडी करते हैं बेटा हाउस होल्ड सेक्टर, और उसको हम कहते हैं अपने एक्सपेंडिचर मेथड में सी। सी मीन्स कंजम्पशन, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट का मतलब यहां क्या है बेटा, प्राइवेट का मतलब है हाउस होल्ड, परिवार क्षेत्र के द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किया गया खर्च, परिवार क्षेत्र के द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किया गया खर्च, व्यय, उसको कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि सबसे पहले जो फाइनल गुड्स की डिमांड की जाती है बेटा वो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा की जाती है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। सेकंड जो इसका कंपोनेंट्स है, सेकंड जो फाइनल गुड्स की डिमांड करने वाला सेक्टर है दैट इज गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट, और इसके खर्चे को हम कहते हैं बेटा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर किया गया खर्च, फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर किया गया खर्च। अब बेटा गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, डिफेंस के लिए खर्च करना पड़ता है, तो उनके लिए दे नीड गुड्स एंड सर्विसेज, और उन पे जो खर्च किया जाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बेटा उसको कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा कि गवर्नमेंट भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करती है और वो उन पे खर्च करती है। हम बात कर रहे हैं ओपन इकोनॉमी में, इसलिए इसका जो तीसरा कंपोनेंट है बेटा दैट इज एक्सपोर्ट,
दैट इज एक्सपोर्ट। ई स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट। ई स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट। व्हाट इज एक्सपोर्ट? निर्यात किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्सपोर्ट? आपको पता होना चाहिए बेटा। बहुत पहले से हम एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट सुनते हैं बट एक्चुअल में हमें इसकी डेफिनेशन नहीं पता है। एक्सपोर्ट मीन्स डिमांड ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स। डिमांड ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स बाय द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेटा हमारे देश में बनी वस्तु और सेवाओं की विदेशियों के द्वारा की गई मांग। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है बेटा इसका मतलब है कि उतनी ही ज़्यादा हमारे देश में बनी वस्तुओं की विदेशों में मांग की जा रही है। ठीक है। और डिमांड का मतलब जितना ज़्यादा हमारी गुड्स की डिमांड उतना ज़्यादा विदेशों से हमारे पास पैसा आ रहा है। दैट इज वाई हम जो काउंट करते हैं नेशनल इनकम में वो एक्सपोर्ट काउंट करते हैं। एक्सपोर्ट इंक्रीज आवर लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज जितना ज़्यादा हमारी गुड्स की फॉरेन कंट्री डिमांड करेगी उतना ज़्यादा हमारी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी बेटा। हमारी गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा और अगर हमारी गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा और अगर हमारी इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा बेटा। और अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ेगा। इसलिए हमने एक्सपोर्ट ई ऐड किया है। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं बेटा एक्स माइनस एम। अब यहां पे एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट और एम स्टैंड फॉर इंपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कहलाता है बेटा। नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट हमारे लिए पॉजिटिव कंपोनेंट है बट इंपोर्ट हमारे लिए नेगेटिव कंपोनेंट है क्योंकि इंपोर्ट का मतलब होता है डिमांड ऑफ फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। कि भाई इंडियंस ने विदेशों में बनी वस्तुओं की कितनी डिमांड की। जितनी ज़्यादा हम इंडियंस विदेशों में बनी वस्तुओं की मांग करेंगे बेटा उसका दूसरा मतलब ये है कि उतनी ही हमारी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड हम लोग कम कर रहे हैं। और जितनी हमारी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम होगी यानी हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि उतना ही हमारा लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाएगा। और जितना हमारा लेवल ऑफ आउटपुट कम होगा उसका मतलब है उतना ही हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और अगर हमारा प्रोडक्शन कम हुआ तो हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होगा और अगर हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो हमारा लेवल ऑफ इनकम भी कम हो जाएगा। यही रीज़न है कि जो इंपोर्ट है बेटा वो लीकेज होता है और एक्सपोर्ट जो है वो इंजेक्शंस होता है। मतलब एक्सपोर्ट हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाता है, हमारी नेशनल इनकम में ऐड होता है, बट इंपोर्ट हमारी नेशनल इनकम को घटाता है, इसलिए उसको लेस करना है। तो ई स्टैंड फॉर नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है। अब यहां पर आपको इस कंपोनेंट का बहुत ध्यान रखना है बेटा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर इसमें नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है तो ये नेशनल इनकम में ऐड होगा। ठीक है। क्योंकि जब हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट तो इसमें बेटा एक्सपोर्ट डोमिनेट कर रहा है, यानी एक्सपोर्ट पहले आएगा और इंपोर्ट बाद में आएगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब है कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है, बट अगर ये नेगेटिव है तो ये लेस होगा, तो ये लेस होगा। क्योंकि नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव होने का मतलब है कि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, यानी हमारे देश से पैसा जा रहा है ज़्यादा और आ रहा है कम। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट की जगह बेटा नेट इंपोर्ट मिल जाता है, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। नेट इंपोर्ट का मतलब होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, यानी जो आपको नाम दिया गया है, अगर एक्सपोर्ट नाम दिया है नेट एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट डोमिनेट करता है, और अगर नेट इंपोर्ट नाम दिया गया है तो बेटा इंपोर्ट डोमिनेट करेगा। ठीक है। और नेट इंपोर्ट अगर दिया गया है तो बनेगा फॉर्मूला इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये लेस होगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में,
क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। और अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो बेटा ये ऐड होगा, तो ये ऐड होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, हमने किया था इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, तो इसका मतलब है हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे तभी वैल्यू नेट इंपोर्ट की नेगेटिव आई है। तो एक्सपोर्ट हमारे लिए पॉजिटिव कंपोनेंट है, एक्चुअल में वो हमारी नेशनल इनकम के लेवल को बढ़ाता है, इसलिए उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में जो आई है उसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं इन एन इकोनॉमी, उन पे जो खर्च किया जाता है बेटा वो दो पर्पज के लिए किया जाता है, या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए। कंजम्पशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। कंजम्पशन के लिए डिमांड किस किसने की बेटा, सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने, जिसको मैंने नाम दिया सी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा कंजम्पशन के लिए डिमांड किसने की बेटा, गवर्नमेंट सेक्टर ने, जिसको मैंने नाम दिया जी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अलावा तीसरा जो सेक्टर था जो हमने पढ़ा, जो हमारे देश में प्रोड्यूस फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे खर्च करता है, दैट इज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दैट इज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और उस कंपोनेंट का नाम हमने रखा ई, दैट इज नेट एक्सपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब जो फाइनल गुड्स पे खर्च किया जाता है, जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, उसका नाम है फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कि हम लोग जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं बेटा, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी करते हैं। जो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इकोनॉमी में जितनी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उनकी डिमांड प्रोड्यूसर सेक्टर भी करता है टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स, एंड दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही वो कंपोनेंट है जो आपके पहले स्टेप को किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड में डिटरमाइंड करता है कि पहला स्टेप कौन सा आएगा, कि पहला स्टेप कौन सा आएगा। और आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं बेटा ग्रोस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये बेटा इन्वेस्टमेंट का ही नाम है, क्योंकि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कैपिटल गुड्स पर कितना खर्च किया गया या कैपिटल गुड्स के स्टॉक को कितना बढ़ाया गया। हायर द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, हायर द प्रोडक्शन कैपेसिटी, लोअर द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, लोअर द प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसका मतलब ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट पे खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट पर खर्च करेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए एक इकोनॉमी में जो फाइनल गुड्स बनती हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी डिमांड की जाती हैं। और इन्वेस्टमेंट का ही यहाँ पर नाम है नेट या ग्रोस। इन्वेस्टमेंट दो तरीके का हो सकता है, हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अभी आपको ध्यान रखना है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया है तो इट स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, इट स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। बट अगर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया गया है बेटा, तो आपको दो चीजों को ऐड करना पड़ेगा और ये बनेगा इन्वेस्टमेंट। नेट या ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स मतलब फिक्स असेट्स पर किया गया खर्च, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पर किया गया खर्च, मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर्स, प्लांट, इन पर किया गया खर्च। हायर द स्टॉक ऑफ फिक्स कैपिटल, हायर द प्रोडक्शन कैपेसिटी। और दूसरा है चेंज इन स्टॉक, दूसरा है चेंज इन स्टॉक। अगर आपको डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन है तो आपको ये दो चीजें ऐड करनी पड़ेगी, तब आएगा आपका इन्वेस्टमेंट। और वो है नेट या ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक मीन्स हमने कितना पैसा एक साल में फिक्स असेट्स पे खर्च किया और कितना पैसा बेटा हमने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उन दोनों को मिलके बनता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं एक्सपेंडिचर मेथड में जो हमें याद रखने हैं, C प्लस I प्लस G प्लस E। ठीक है, अब हम बेटा इसके स्टेप करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो बेटा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए इनकम मेथड की तरह अपने को केवल स्टेप याद रखना है एक। कितने स्टेप याद रखने बेटा? केवल एक। ठीक है, और उस स्टेप का नाम है जीडीपी एट एमपी या फिर एनडीपी एट एमपी। जो पहला ही स्टेप आएगा उसमें आपकी इक्वेशन बन जाएगी बेटा, दोबारा से बता रहा हूं, या तो जीडीपी एट एमपी या फिर एनडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला मैंने लिखा C प्लस आई प्लस जी प्लस ई। ठीक है, और एनडीपी एट एमपी का भी फॉर्मूला लिखा बेटा C प्लस आई प्लस जी प्लस ई। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये हमें समझना पड़ेगा बेटा, इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। ठीक है, मैंने कंपोनेंट्स दोनों में सेम ऐड किए हैं, बट मैंने लिखा है जीडीपी एट एमपी कब? इफ आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रोस दे रखा है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट लिखा है क्वेश्चन में, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, या फिर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, तो पहला स्टेप आता है जीडीपी एट एमपी। तो पहला स्टेप आता है बेटा जीडीपी एट एमपी। बट अगर हमारे क्वेश्चंस में जो वैल्यू दे रखी है उसमें हमारा जो आई है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो नेट दिया हुआ है बेटा, इसका मतलब नेट इन्वेस्टमेंट लिखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, या फिर क्वेश्चन में नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, तो पहला स्टेप आएगा एनडीपी एट एमपी। तो पहला स्टेप आएगा एनडीपी एट एमपी। आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी कि ग्रोस और नेट किस चीज से इफेक्ट करता है। ठीक है, जीडीपी या एमपी आएगा या फिर एनडीपी एट एमपी आएगा, ये केवल इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट कैसा गिवन है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है ग्रोस तो पहला स्टेप आएगा जीडीपी एट एमपी, और अगर बेटा इन्वेस्टमेंट गिवन है नेट तो पहला स्टेप आएगा एनडीपी एट एमपी। और स्टेप निकालने के वही 4 कंपोनेंट हैं, C प्लस आई प्लस जी प्लस ई, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। C बोले तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, परिवार क्षेत्रों के द्वारा किया गया अंतिम वस्तु और सेवाओं पर खर्च। जी बोले तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार के द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किया गया खर्च। ई बोले तो नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और आई बोले तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, के इन्वेस्टमेंट पर किया गया खर्च। बट जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? आई है, इसलिए मैंने आई लास्ट में बताया था आपको बेटा। और जैसे ही हमारा पहला स्टेप आ जाता है और हमें निकालना है नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपी एट एफसी। अब यहां पर अगर हमारा पहला स्टेप जीडीपी एट एमपी आया बेटा, तो हम जीडीपी एट एमपी को राइट साइड पे रखेंगे, एनएनपी एट एफसी जो हमें निकालना है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, और फिर बेटा हम इनको कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास एक ग्रोस, अपने को चाहिए नेट, राइट। नेट निकालने के लिए ग्रोस में से डेप्रीसिएशन माइनस किया जाएगा। फिर दूसरा कंपोनेंट देखेंगे, अपने पास है डोमेस्टिक और अपने को चाहिए नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए अपने को NFIA ऐड करना पड़ेगा बेटा। और इसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज MP और FC। अपने को बनाना है FC, ठीक है, बट हमारे पास गिवन है MP, तो हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। और अगर हमारा पहला स्टेप बेटा NDP एट MP आता है तो हम इसमें नेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखो यहां पर भी N है और यहां पर भी N है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो हम NFIA प्लस कर देंगे, और मार्केट प्राइस है उसको फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो माइनस कर देंगे
NIT और हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। एक स्टेप आने के बाद बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपकी वो 3 इक्वेशन है जो आपको यूज करनी है, और उन 3 इक्वेशन को यूज करने के बाद आप कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हम लोग जो बात कर रहे हैं केवल नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, NNP एट FC की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और भी कंपोनेंट है तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा कि एक्सपेंडिचर मेथड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उसमें कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बेटा, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया है। तब अब ये हमने केवल स्टेप्स किए हैं बेटा और इसके कंपोनेंट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करके देखेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।